वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ जैसे कि आपको पता है कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और अब तक के इस चैप्टर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही पढ़ा है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द लेवल्स, व्हाट आर द पैटर्न्स। इसके बाद में व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में। तो इस सब से कहीं ना कहीं हमें ये पता चला है कि बायोडाइवर्सिटी में जो है वो इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना, इसीलिए हमें अब देखना है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व करना मतलब प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ना कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसमें अपलिफ्टमेंट मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी में गिरावट आ गई है उसे हम कैसे ऊपर उठा रहे हैं, उसमें कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब साइंटिफिक लेवल का हम कैसे मैनेज कर रहे हैं कि ताकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो और ज़्यादा जो है उसमें वृद्धि हो सके, एडिशन हो सके। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका मेन एम है कि ऑप्टिमम लेवल तक जो है वो हम बायोडाइवर्सिटी को मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है वो हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रख सके, ताकि उससे मिलने वाले जो भी सस्टेनेबल मतलब रिन्यूएबल साल दर साल आपको मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वे। इसके बाद में आज जो है वो इस चैप्टर में हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजंस पढ़ने वाले हैं कि क्या ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की। ठीक है, तो जो भी रीजंस हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी हम यूटिलाइज करते हैं, जो हमारी यूटिलिटी है थ्रू नेचर, इकोसिस्टम में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन नैरोली मतलब बहुत कम मात्रा में। तो उसे जो है कम मतलब वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं लेकिन आप उसे एकदम से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, उसे थोड़ा थोड़ा हर दिन यूज़ करते हो, उसे नैरोली यूटिलिटेरियन ग्रुप में डाला गया है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे इसमें देखो, सबसे पहले ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको शायद याद भी नहीं होगा या आपको पता भी नहीं होगा, उतने समय पहले से जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से मिलने वाले बेनिफिट्स को रीप कर रहा है मतलब हार्वेस्ट कर रहा है, उसका इस्तेमाल करते चला आ रहा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जो इस्तेमाल है वो ह्यूमन बीइंग आज कल या परसों से नहीं, वो कई साल पहले से करते चला आ रहा है। ठीक है, इट मे बी डिराइविंग रिसोर्सेज फ्रॉम for basic needs such as food, clothes, shelter और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स, टैनिन्स, परफ्यूम बेस एक्सेट्रा। अब ये जो भी बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग जो है जो बायोडाइवर्सिटी से ले रहा है, चाहे फिर हम उसे बेसिक नीड के में देखें जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, या फिर कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम नेचर से चीज़ें जो हैं वो लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स, टैनिन्स एंड परफ्यूम बेसेस। मतलब एक्चुअली इंडस्ट्रीज जो है वो नेचर से ये सारी चीज़ें लेती है टू मेक सर्टन थिंग्स, कुछ चीज़ें बनाने के लिए। देन इसके बाद में फॉर एस्थेटिक यूज एज इन ऑर्नामेंट्स और एयरफेक्ट्स मतलब ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए या फिर ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर और कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बनाने के लिए भी हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल यूज़, ठीक है, मेडिसिन्स बनाने के लिए भी प्लांट्स और एनिमल्स का जो है वो मेजर यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है या बहुत बड़ी मदद है जो हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं, बेनिफिट है जो हम बायोडाइवर्सिटी से डिराइव करते हैं। इट शेयर्स 25% ऑफ ग्लोबल मेडिसिन मार्केट, मतलब ग्लोबल थ्रू आउट द
अर्थ जो भी या थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी मेडिसिन मार्केट है उसमें से 25% मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन है नेचर का, बायोडाइवर्सिटी का। इन प्लांट्स और एनिमल से हम ये 25% ऑफ मेडिसिन जो हैं वो बनाते हैं, या 25% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मेडिसिन का वो यहाँ से आता है। देन around 25,000 species are put to use by tribal worldwide as traditional medicine. Several are yet to be explored for their potential as medicinal plant. अगर हम बात करें तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइबल लोग जो होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं, लोकल ट्राइब्स जो जंगल के पास में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं वो अबाउट 25,000 कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो घरगुती तौर पे जो है वो मेडिसिन के तौर पे करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं जड़ी बूटियों का नॉलेज इन्हें होता है और इन जड़ी बूटियों को जो है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही प्रजातियां जो हैं वो मेडिसिनल यूज़ के लिए नहीं, इसके अलावा और भी प्रजातियां हैं, लेकिन अभी तक के जो है उनका मेडिसिनल यूज जो है वो हमें पता नहीं हुआ है, ठीक है। देन नाउअडेज बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीशीज इज कैरिड आउट। नाउ व्हाट इज बायो prospecting is a systematic search for development of new sources of chemical compound, gene, microorganisms, macroorganisms and other valuable products from nature। मतलब बायो प्रोस्पेक्टिव्स मतलब होता है कि आजकल ये चलन है कि जितना ज़्यादा नेचर से हम जो नेचुरल चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि आजकल देखो सभी लोगों को आयुर्वेदिक जो है या फिर नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो चाहिए, नेचुरल है, ये तो नेचुरल वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा चलन में है। तो अभी जो है वो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका एक ये बन गया है कि उन्हें नेचर से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो तैयार कर सके, वहाँ से ले सके और उनका फिर जो है वो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। तो उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स आ गए जो नेचर से, नेचुरल चीज़ों से, प्लांट से, एनिमल से मिल सकते हैं। जीन्स जो हैं उन्हें गैदर करने की कोशिश की जाती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करने का चलन आजकल बहुत है, विच इज़ कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिव्स, ठीक है, या फिर बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज ब्रॉडली यूटिलेरियन रीजन्स, मतलब जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है, अगर आप सबसे पहले ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, क्योंकि हम जो भी गैस इनहेल करते हैं वो है ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस जो है, अभी जो आपको अगर आप किसी भी दवाखाने में जाते हो, हॉस्पिटल में जाके आप पूछते हो कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या कॉस्ट है, जब आपको वो कॉस्ट के बारे में बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, जो आपको नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, इसके ये ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर के थ्रू अगर आप लेने जाओगे तो उसकी क्या कीमत है, और उससे अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नेचर जो है वो आपको बिना कुछ लिए ऑक्सीजन जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। इससे आप नेचर का जो है वो महत्व समझ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्चुअली लोगों की बात नहीं करते, हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो हर चीज़ को जो है वो तोल मोल के जो है वो हिसाब किताब करता है, हर चीज़ को जो है वो पैसे में तोलने लगा है। तो अगर आपको पैसे से कंपेयर करें अगर हम ऑक्सीजन को, तो शायद आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा कि नेचर जो है, नेचर में मिलने वाली जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल करके देती है, सो दैट कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमन को बायोडाइवर्सिटी के महत्व के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय नेचर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको देता है, जो हम रोज़ हर सेकेंड, हर मिनी सेकेंड या हर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड जो है वो ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं वो। देन एनिमल प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। इसके अलावा जो जानवर हैं
बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों के जानवर हैं जो पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है, या फिर सीड डिस्पर्सल के लिए वो हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन आपको पता ही है कि पोलन ग्रेन को जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करना, उसके लिए एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर सीड फॉर्मेशन नहीं होगा तो न्यू प्लांट भी फॉर्म नहीं होगा। इसके अलावा सीड डिस्पर्सल, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी पे जो है वो सीड्स को चिपकाकर या उनके फर पे वो चिपक जाता है। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, ठीक है, जो हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ा हुआ है। तो सीड डिस्पर्सल जो है उसके लिए भी एनिमल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देन Amazon forest is estimated to produce 20% of total oxygen of Earth atmosphere. We need to consider recreational use of biodiversity too. अगर आप जो है वो अंदाज़ा लगाओगे तो अमेज़न का फॉरेस्ट जो है, अमेज़न का फॉरेस्ट बहुत घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि अंदर तक के अभी भी कोई इतने अंदर नहीं गया है, या वहाँ के सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अभी भी किसी को पता नहीं है, इतना घना ये जंगल है। और ये माना जाता है, एक एस्टिमेट निकाला गया है कि जो भी ऑक्सीजन इस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रिलीज होती है उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है वो अमेज़न फॉरेस्ट से आती है, अमेज़न फॉरेस्ट के पेड़ों से आती है, ठीक है। तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अमेज़न फॉरेस्ट का, इसीलिए हमें रिक्रिएशनल कि आपको फिर से बायोडाइवर्सिटी अगर रिक्रिएट करने का मौका मिले या बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बढ़ाने का मौका मिले तो ज़रूर उसे कंसीडर करना चाहिए। देन डिवास्टेटिंग फायर्स इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन अगस्त 2019 मेनली caused in Brazil are more man-made than natural। 2019 में जो है वो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में बहुत मतलब एक आग लग गई थी, और वो आग बहुत दूर तक फैली थी, और स्पेशली ये ब्राज़ील वाले एरिया से ये आग लगी थी। और मतलब इसका जो कारण है वो जब निकाला गया तो ये पता चला कि ये एक्चुअली ये जो आग जंगल में लगी थी ये नेचुरल मतलब नैसर्गिक तौर पे कम, और मैन मेड मतलब ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन बीइंग ने जानबूझ के लगाई थी वहाँ पे रहने वाले लोगों ने। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर उस एरिया का वेजिटेशन जला दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं वो फिर उस फॉरेस्ट लैंड के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। और ये माना गया है कि हैज़ कॉज्ड अ टावरिंग 90,06,000 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट devastating only in 2000 devastation only in 2019। मतलब इतने हेक्टर जो लैंड है फॉरेस्ट की, ठीक है, वो 2019 में ही लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और उसे उसका जो जंगल है वो नष्ट कर दिया। मतलब इससे आप ये समझ लो कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कितने तेज़ी से लैंड को कैप्चर कर रहे हैं, और नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ फॉरेस्ट, एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो है वो लगातार घटते चला जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, ठीक है। एंड द थर्ड रीज़न, तीसरा कारण ये है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, वो है इथिकल रीज़न। इथिकल रीज़न मतलब बोलते हैं ना कि आपको कुछ एथिक्स है या नहीं, आपको कुछ जो है वो धर्म है या नहीं आपके लिए, या आप जो है वो मतलब सोच समझ के जो है वो एथिकल तरीके से आप सोचते नहीं हो क्या, बोलते हैं जैसे कि आप में इंसानियत नहीं है क्या, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ये वाला रीज़न है। वी हैव नो राइट टू destroy the diversity simply because we share the earth with them। सबसे पहली चीज़ कि आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया कि आप बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करें, क्योंकि वो और आप एक ही अर्थ पे, एक ही मदर अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। आपके लिए वो ज़रूरी है और उनके लिए आप ज़रूरी हैं, तो वो यानी बायोडाइवर्सिटी whether it may be in case of plant, whether it may be in case of animals, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके बाद में ऑल लिविंग बींग्स हैव इक्वल राइट टू सर्वाइव इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नोन और प्रोस्पेक्टिव इकोनॉमिक यूज।
हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक जो जीव जंतु इस धरती पे अवेलेबल है, उसे जीने का समान अधिकार है। किसी को ये हक नहीं दिया किसी ने भी कि आप उसके जो है वो हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करो, उसकी लाइफ जो या उसके सर्वाइवल रिसोर्सेस को नष्ट करो ताकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये किसी को कोई हक नहीं है। हम जो है वो लिविंग बीइंग्स हैं, हम जीव हैं और हमें जो है वो समान अधिकार है इस अर्थ पे रहने का। फिर आप जो है वो इर्रिस्पेक्टिव कि आप कैसे इकोनॉमिक गेन करते हो, आप कैसे पैसा कमाते हो, आप कैसे अपने प्रोग्रेस करते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जो है वो अपने प्रोग्रेस के लिए दूसरे जो जीव जंतु हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इथिकल रीज़न है। अगर हम जो है वो एक इंसानियत के नाते सोचें तो हर एक को जीने का समान अधिकार है। इसलिए देखो वाइल्ड लाइफ एक्ट निकाला है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी निकाला है। तो ये बहुत सारी फॉरेस्ट कटिंग जो है या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है इनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बैन है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट हैं। तो ये ऐसे एक्ट हैं जो कहीं ना कहीं जो है वो हमें ये बताने के लिए या हमें जो है वो अगर आप सीधे से नहीं सुनते हो तो लीगली आपको ये चीज़ जो है वो समझाने और आप में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस धरती के लिए, इस धरती पे रहने वाले हर एक जीव जंतु के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।